मुझे बहुत संतुष्टि है, खुशी है कि इस बार मीडिया ने जो समीक्षा की है वो अपराध दर पे की है। योगी जी ने जो माहौल दिया है कार्य करने का, उसका सुखद परिणाम ये है 364 ए जो फिरौती के लिए अपहरण वाले अपराध हैं, ये बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गए हैं। पूरे मतलब 50 घटनाएँ पूरे प्रदेश में हुई। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी। आइए इनसे जानते हैं, जो कि 5 महीने का करीब समय बीत चुका है सरकार गठित होने के बाद। इनको समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित एवं जनजाति विभाग का जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो किस तरह से इनके विभाग में काम चल रहा है और क्या कुछ तैयारियां भविष्य के लिए इनके द्वारा की जा रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, करीब 5 महीने का समय बीत चुका है, किस तरह की तैयारियां आपके विभाग में चल रही हैं? 2 तरह के कार्य हो रहे हैं बहुत मजबूती से। समाज कल्याण विभाग एक तो बहुत लोगों की सीधे तौर पे सहायता करता है, पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में, शादी अनुदान के रूप में। तो ऐसी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसमें, जिसको विकास की भाषा में बोलते हैं स्कीम टारगेटिंग, उसको अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो पात्र व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए, और अपात्र व्यक्ति को ले जा रहा है तो उसको रोकना चाहिए। इसके लिए जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी अकाउंट के थ्रू पैसा भेजा जा रहा है। आधार की लिंकिंग बहुत सारी नहीं हुई थी, जिसको कि अब पूरा कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पात्रता वाले लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, और जो अपात्र हैं उनको निकाला जा रहा है। दूसरा, हमारे विभाग के 94 छात्रावास वाले स्कूल हैं, इनको आश्रम पद्धति स्कूल बोलते हैं जी। बहुत सारे राजकीय छात्रावास हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी। उनकी जो इन सभी ऐसे प्रतिष्ठान जो हमारे हैं, उनका रख-रखाव, वहाँ पे वार्डन की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था, इस सबको अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जिस स्थिति में हम हैं, जो कि बुरी नहीं है, लेकिन हम इसको नई ऊँचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। जो बच्चे यहाँ पे जिनके माता-पिता उनको भेज रहे हैं, एक आशा के साथ भेज रहे हैं, तो हमारे स्कूलों से अगले साल जो बच्चों का रिज़ल्ट हो, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि में बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करें। इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों को बना रहे हैं, लगभग हर मंडल पे एक। वहाँ पे ऐसे बच्चों को एकत्रित कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, जो कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि रखते हैं और उसके लिए तैयार हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर हम लोग कोचिंग के स्तर के दे रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो अगली साल 12वीं पूरी करेंगे, उनका कहीं न कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो, और जो उसके अगले साल होगा वो बच्चे 1.5 साल की कोचिंग करके आ रहे होंगे, तो उनका और अच्छा आउटपुट होगा। इस तरह से 2 क्षेत्रों में काम हो रहा है। सर, एक सवाल और है मेरा। कई छात्र ऐसे होते हैं जो अनुभवी भी होते हैं और उनके अंदर जज्बा भी होता है पढ़ाई करने का, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन विदेश में पढ़ने की एक जिज्ञासा उनके अंदर होती है। तो क्या सरकार कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएगी कि उन छात्रों को विदेश में भी पढ़ने का मौका मिल सके? बिल्कुल, ये ऐसे छात्रों के लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार की योजना है, जिसमें कि विदेश में हर कोर्स में नहीं, कुछ कोर्स के लिए है, एडमिशन प्राप्त करने पे बच्चों को पूरी पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा दिया जाता है। इस स्कीम के बारे में बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है। तो बच्चों की जानकारी बढ़े, उसके लिए कैंप लगा करके और सोशल मीडिया का प्रयोग करके हम लोग ऐसी स्कीमों के बारे में सबको बता रहे हैं, जिससे कि 100% स्कॉलरशिप लेकर के हमारे बच्चे जाएँ, अच्छे से अच्छी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, वापस लौट के आएँ और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। सर, इससे पहले आप पुलिस सेवा कर रहे थे। एक सवाल मेरा है, चूँकि कई लोगों का ये सवाल होगा कि पुलिस सेवा करने के बाद राजनीतिक कदम एक तरह से आपने रखा, और हमें नहीं लगता कि हो सकता है आपके परिवार में कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि पिताजी भी आपके आईपीएस रहे हैं सर। तो ये राजनीतिक सफ़र की तरफ रुझान किससे प्रेरणा लेकर सर आपने लिया? ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने साथी हैं, उनको भी आप देखते हैं हर 6 महीने में, साल भर में प्रशिक्षण होता है, उनको तराशा जाता है। उसके अलावा मेरे जैसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और पार्टी में लिया जाता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई पुलिस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, मिलिट्री के अधिकारी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, मीडिया के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इसी के तहत
मुझको भी एक सुझाव दिया गया, एक अवसर दिया गया और मुझे लगा कि ये अच्छा अवसर है। जो काम मैं पुलिस में कर रहा हूँ, वो जनसेवा का ही कार्य है, लेकिन अब लोक सेवा में, राजनीति में आकर के वो वृहद रूप होगा और मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझता हूँ कि मुझे समाज कल्याण की ज़िम्मेदारी दी गई। जहाँ पुलिस में भी लोगों की मदद की जाती थी, पर वो आपात सेवा वाली मदद होती थी। अब समाज कल्याण में जिस परिवार की मदद की जाती है, जिसको पेंशन दी जाती है, जिसके बच्चे को जैसे आपने बोला अच्छी पढ़ाई करा दी जाती है, तो उस परिवार का पूरा जीवन ही बदल सकता है। ऐसा गहरा और सार्थक योगदान करने का अवसर है। मेरा विभाग कर रहा है, बहुत समय से कर रहा है। इसको मैं और अच्छा कर पाऊँगा तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी। सर, पुलिस सेवा के दौरान कोई ऐसा किस्सा रहा हो जो आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों को ना पता हो, वो हमारे दर्शकों से के माध्यम से आप वो कौन सा किस्सा बताना चाहेंगे? ऐसा तो किस्सा मुश्किल है जो ना पता हो और मुझे पता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों विभागों में जो एक कॉमन कार्य है, वो है वरिष्ठ नागरिकों की सेवा का। पुलिस भी बहुत सारा कार्य करती है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, झगड़े दूर करने के लिए और जहाँ पे आपात स्थिति है वहाँ पे मदद करने के लिए। समाज कल्याण विभाग भी पेंशन की व्यवस्था करता है। जहाँ पे बच्चे माता-पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके लिए भरण-पोषण अधिनियम बना है, उसमें कार्रवाई करता है, ताकि बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी उठाएँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा के लिए आश्रम बने, वहाँ पे उनको हम रखते हैं। तो ये एक ऐसा कार्य है, जहाँ पे हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। पुलिस में भी रहते हुए मैंने काफ़ी कोशिश की कि इस पे कार्य किया जाए। अब मैं देखता हूँ समाज कल्याण में भी इसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है और आने वाले समय में विभिन्न विभागों का समन्वय बना करके कोशिश है एक ऐसी ये अच्छी योजना, एक ऐसी अच्छी स्कीम हम लोग तैयार करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका हम सब मिलके सम्मान भी करें, सुरक्षा भी दें, स्वस्थ भी उनको रखें और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। सर, एक अंतिम सवाल, एनसीआरबी का डाटा आने के बाद विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हो गया कि क्राइम रेट बढ़ा है, तो आपका तो ताल्लुक़ रहा है इससे और आपने भी डाटा देखा होगा, तो क्या असल में विपक्ष जिस तरह से निशाना साध रहा है बीजेपी पर, वो सही है या गलत है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अपराध के आंकड़े जब भी एनसीआरबी जारी करता है, तो हमेशा 2 बातें आती हैं कि अपराध का कुल आंकड़ा देखा जाए या क्राइम रेट यानी जो अपराध का दर देखा जाए। मुझे बहुत संतुष्टि है, खुशी है कि इस बार मीडिया ने जो समीक्षा की है वो अपराध दर पे की है। क्यों? अगर हम सिक्किम के अपराध के कुल आंकड़े और उत्तर प्रदेश के आंकड़े को देखें तो तुलना नहीं होगी। तो हर राज्य की जनसंख्या अलग-अलग है। अब हम अगर क्राइम रेट की बात करते हैं, तो जहाँ एक ओर कुल अपराध, क्योंकि पंजीकरण बहुत अच्छा हुआ है, वो थोड़ा-सा बढ़ा है और ये खुशी की बात है क्योंकि छोटे-छोटे मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी घटनाएँ हैं, मर्डर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, खासकर 364 ए जो फिरौती के लिए अपहरण वाले अपराध हैं, ये बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गए हैं। पूरे मतलब 50 घटनाएँ पूरे प्रदेश में हुई। महिलाओं के पॉक्सो के जो घटनाएँ हैं, उसमें हम सज़ा की अगर देखें तो हम नंबर 1 पे हैं। शस्त्रों की बरामदगी पे हम नंबर 1 पे हैं। साइबर क्राइम के कन्विक्शन में, सज़ाओं में हम नंबर 1 पे हैं। तो पिछले 5 साल में जो कार्य किया गया, वो 2 तरह से था। पुलिस को विशेषज्ञ बनाया गया, 1.5 लाख भर्तियाँ की गई, लगभग डबल फोर्स कर दी गई। संसाधन दिए गए, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ नई आई, अच्छी आईं। भवनों में, परिसरों में सुधार किया गया। जो थानों पे कबाड़ आपको दिखता था, उसको दूर किया गया है। अच्छी कार्य संस्कृति लाई गई है। कार्यकाल पुलिस अधिकारियों का बढ़ा है। अब आप देखते हैं हमारे एसपी बहुत से 1 साल, 2 साल, 3-3 साल तक रहते हैं, जहाँ पे पहले महीनों में ट्रांसफ़र होते थे। यही स्थिति थाना प्रभारियों की भी है। तो योगी जी ने जो माहौल दिया है कार्य करने का, उसका सुखद परिणाम ये है कि अपराधों का पंजीकरण तो बढ़ा है, लेकिन जो मुख्य अपराध हैं, लूट, डकैती आदि अपहरण, ये बिल्कुल ख़त्म लगभग हो गए हैं। दंगा तो आप देखें, पिछले 3 साल में केवल 1 घटना सांप्रदायिक दंगे की हुई है और आप ये आंकड़ा नहीं है, दर्शक स्वयं याद करें, पिछले 3 साल में याद करें कहाँ हुआ था सांप्रदायिक दंगा। वो एक जो है वो भी याद नहीं आएगा कहाँ था, कोई बहुत छोटी घटना मेरे ख्याल से होगी जिसकी वजह से एक है। तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो ज़मीनी परिस्थिति तो हम सबको पता है। 5 साल के काम को देख करके योगी जी को जो जनादेश जनता ने दिया है, वो यही आंकड़ा तो है।
और वो आंकड़े में लेकर करके आ रहा है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और जो ऑपोजिशन के नेतृत्व के लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनसे मेरा केवल एक अनुरोध है कि अपराध के दर को देखिए, अपराध के कुल आंकड़े को देखेंगे तो विश्लेषण हमेशा गलत होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये असीम अरुण जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की कुल दर जरूर बढ़ी है, लेकिन छोटे अपराधों की, अगर बड़े अपराधों की बात करें तो उसमें कमी आई है। और यही वजह है कि यूपी में फिर से जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।